भी ऑन कर दें। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 17 पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज। ठीक है, पहला एमसीक्यू, अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक। एक लड़की एक छोटा सा पत्थर लेक में फेंकती है, झील में। वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट्स। वहाँ से वेव निकलना शुरू हो जाती हैं जहाँ पर स्टोन हिट करता है द वाटर, एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक। और किनारे तक वो लहरें जा रही हैं। उसने पत्थर फेंका है, वहाँ से लहरें डेवलप हो रही हैं। वो कहाँ तक जा रही हैं? किनारे तक जा रही हैं। शी नोटिसेस दैट, उसने ये नोट किया है कि 10 वेव्स रीच द साइड। 10 वेव आके पहुँचती हैं साइड तक ऑफ द पॉन्ड, उस पॉन्ड के, इन अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 10 वेव्स आ रही हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 सेकेंड में 10। टोटल वेव्स कितनी आ रही हैं? 10। और टाइम कितना ले रही हैं? 5 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेव्स पर सेकेंड। क्या होती है? वेव्स पर सेकेंड। तो टोटल वेव्स 10 हैं और टाइम कितना ले रही है? 5। 1 सेकेंड में कितनी आएंगी? 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज़। क्या होगी? इसमें से कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आ जाएं दूसरे सवाल पर। वाटर वेव्स कैन बी यूज्ड टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। सही है, रिफ्लेक्शन को बताने के लिए भी, रिफ्रैक्शन को बताने के लिए भी और डिफ्रैक्शन को बताने के लिए भी वाटर वेव को यूज़ किया जा सकता है। फॉर ईच ऑफ दीज, इन तीनों के लिए, विच रो शोज वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स चेंज। कौन सा जवाब स्पीड की चेंज पर बात करता है? कुछ समझ आई बात? पहले तो सवाल समझना इम्पोर्टेंट है ये वाला। वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इन तीनों को हम किससे ज़ाहिर कर सकते हैं? वाटर वेव से। इसकी क्या मतलब है? ये देखो, जब वेव जाती हैं, ये वेव जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ये यूँ। तो जब ये किसी चीज़ से टकराती हैं और टकरा के मुड़ जाती हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? रिफ्लेक्शन। ये बात आपको क्लियर हो गई? अच्छा, जब वेव जाती हैं 2 मीडियम है, यहाँ पे तेल है और यहाँ पे क्या है? पानी है, फर्ज करें। वेव जा रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये किस में से गुजर रही हैं? पानी में से। और अब किस में जा रही हैं? किसी दूसरे मीडियम में। जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो अपना रास्ता बदल लेती हैं। मैंने आपको पेंसिल दिखाई थी पानी में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई आपको? और जब ये पानी है पूरा, ठीक है, ये भी पानी है पूरा, और ये जा रही है वेव्स। वेव जब किसी शगाफ में से गुजरती हैं तो वेव टर्न हो जाती हैं। समझ में आ रही? वेव क्या हो जाती हैं? शगाफ से मुड़ जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों बातें आपको मैंने दोबारा से समझा दी।
एक प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का, एक प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का और एक प्रोसेस है डिफ्रैक्शन का। अब सवाल ये पूछा है कि जब ये तीनों प्रोसेस हो रहे होते हैं तो वेव की जो स्पीड है क्या वो चेंज हो जाती है, चेंज नहीं होती? इसकी वेलोसिटी पर क्या असरात होते हैं? जैसे यहाँ आ रहा था इसकी वेलोसिटी कुछ थी, टकराने के बाद जब निकला तो उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। यहाँ से जब जा रहा था इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। यहाँ से जब जा रही थी वेव इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, और जब ये डिफ्रैक्शन हुआ तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? अब वो कह रहे हैं रिफ्लेक्शन में, पहला जवाब देखिए, रिफ्लेक्शन में यस यस यस, हाँ तीनों में उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ये कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं यस रिफ्लेक्शन में तो चेंज हो जाती है, रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती, और डिफ्रैक्शन में भी चेंज हो जाती है। तीसरी बात क्या कहते हैं, नो चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में तो, लेकिन रिफ्रैक्शन में हो जाती है और डिफ्रैक्शन में भी नहीं होती। और चौथी में क्या कह रहे हैं, नहीं भाई तीनों ही प्रोसेस में चेंज नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई? सवाल समझ में आ गया? अब जवाब सही कौन सा ये एक अलग मसला है, पहले ये होता सवाल समझ में आ गया, क्योंकि इस सवाल को समझना ही एक थोड़ा सा मुश्किल काम था कि डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में और रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में जो वेलोसिटी है क्या वो इस प्रोसेस के नतीजे में चेंज होती है या चेंज नहीं होती। सही है? अब देखते हैं क्या होता है। देखिए जी, एक बात तो जहन में रखिए कि ये जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, जब एक मीडियम से रोशनी दूसरे मीडियम में जाती है लाजमी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज होना ही इसकी इसको जब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि असल में ये जो रास्ता बदला है ना, ये बदलाव रास्ते का है ही इस बात की अलामत तो उसकी वेलोसिटी बदल गई। एक मीडियम में उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, दूसरे मीडियम में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो। तो रिफ्रैक्शन में तो लाजमी वेलोसिटी क्या होती है, बदलती है। हाँ, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलती और डिफ्रैक्शन में भी वेलोसिटी नहीं बदलती। इसमें तो कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन इसके अंदर जो वेवलेंथ होती है उस पर फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क भी पड़ता है मीडियम के कम गहरा और ज़्यादा गहरा होने की वजह से। सही है? तो हम इन दोनों केसेस में वेलोसिटी को तब्दील होता हुआ नहीं देखते, जबकि इस वाले केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, लाजमी तब्दील होती है। अब आप बताइए कौन सा सही निकला इसमें? सी इसमें सही निकला। रिफ्लेक्शन में तब्दील नहीं होती, रिफ्रैक्शन में तब्दील हो जाती है और डिफ्रैक्शन में भी तब्दील नहीं होती। क्लियर हो गया सवाल? चलिए जनाब आगे जाते हैं। अब अगला सवाल तीसरा, तो कौन सा सही था दूसरे में? सी। अब आ गए हम थर्ड में। द डायग्राम्स शो वाटर वेव्स दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू अ शैलो वाटर। Which diagram shows what happens to the waves? The diagram shows water waves that moves more slowly after passing into shallow water. Which diagram shows what happens to the waves? सवाल समझ में आया? मुझे भी नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ते हैं गौर से। ये जो नीचे डायग्राम है चार, ये जाहिर करती हैं वाटर वेव्स को, दैट मूव जो हरकत कर रही हैं, मोर स्लोली पहले के मुकाबले में ज़्यादा कम, स्लो, आफ्टर पासिंग गुजरने के बाद इनटू शैलो वाटर। एक होता है शैलो वाटर, एक होता है डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब गहरा पानी और शैलो वाटर का मतलब थोड़ा कम गहरा पानी। जैसे अगर आप समंदर के लिहाज से सोचें तो बीच का गहरा पानी है और किनारे पे कम गहरा पानी है, तो बीच में डीप वाटर है और साइड पे शैलो वाटर। तो वो कह रहे हैं शैलो वाटर में जब वो पहुंचती है तो वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है?
वेव स्लो हो जाती है। डीप वाटर में वेव तेज़ है और शैलो वाटर में वेव स्लो है। अब ये जो कौन सी तस्वीर ऐसी है जो इस बात को जाहिर कर रही है? तस्वीर 4 है। पहली तस्वीर क्या है? पहली तस्वीर को ए मान लें, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को, बल्कि मान क्या लें, हेडिंग डली हुई है। अच्छा, ये जो डार्क हिस्सा है ये आपका जाहिर किया है डीप वाटर को, और जो वाइट हिस्सा है ये जाहिर किया है शैलो वाटर को। पहली तस्वीर को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में जो वेव्स आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं, वो वेव तो डीप वाटर में भी वही हैं जो शैलो वाटर में, एक ही है, स्लो तो नहीं हुई। आप आ जाइए दूसरी में। दूसरी में डीप वाटर में जो वो जा रही हैं, और जब जैसी वो शैलो वाटर में जा रही हैं तो अपनी डायरेक्शन बदल ले रही हैं। तो बी तस्वीर जाहिर करती है डायरेक्शन की तब्दीली को, और सी क्या जाहिर करती है? वेव जा रही थी, जैसे ही वो शैलो में आई तो एक तो वो करीब करीब भी आ गई, वेवलेंथ कम हो गई और डायरेक्शन भी बदल गई। और चौथी तस्वीर में है कि जब वो डीप वाटर में थी तो सीधी जा रही थी, जब वो शैलो वाटर में आ गई तो जा तो सीधी रही हैं लेकिन एक दूसरे के करीब आ गई। तो करीब आने से आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई या स्लो हो गई? स्लो हो गई या ज़्यादा हो गई? वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ का स्पीड से क्या ताल्लुक़ है? देखो, हम जानते हैं स्पीड बराबर होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, ये पढ़ा था हमने। तो वेवलेंथ और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये नीचे होती तो क्या होती? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। यानी वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी स्पीड ज़्यादा होगी, वेवलेंथ अगर कम होगी स्पीड कम होगी। नहीं, ये बात तो सही नहीं है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो या तो 1 सेकंड में अगर 3 वेव बन रही हैं तो 1 सेकंड में यहाँ ज़्यादा वेव्स बन रही हैं। ज़्यादा वेव बनने का क्या मतलब है? कि एक दूसरे के करीब करीब आ गई। पहले 1 सेकंड में ज़्यादा फासला तय कर रही थी और अब 1 सेकंड में कम फासला तय कर रही हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। हाँ, तो चौथी तस्वीर ये बता रही है आपको कि यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? स्लो हो रही है। तो इसमें चौथी तस्वीर क्या है? सवाल के ऐन मुताबिक है। ये बात क्लियर हो गई आपको या नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, आपको सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। पहले तो सवाल समझ में कब आएगा? जब आपने पूरा टॉपिक सही से पढ़ा होगा। ये किताब बहुत अच्छी बना दी इन्होंने, मतलब इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना पड़ेगी बात। क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। आप देख रहे हैं कि एक वाटर वेव है जो किसी शगाफ में से गुजर रही है। शगाफ नज़र आ रहा है, बैरियर, ब्लू कलर में बैरियर है और बीच में खाली जगह है, और जो लाइन है वो किसको जाहिर कर रही हैं? वेव्स को। ये तो आपको नज़र आ रहा है। अब सवाल क्या पूछा है? द वेव रीचेस पॉइंट P। ये जो वेव हैं ये पॉइंट P तक पहुंचती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इफ़ेक्ट दैट काज द वेव। यहाँ तक वेव के पहुँचने का क्या इफ़ेक्ट है? डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ, डिस्पर्जन की वजह से ऐसा हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, या रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ? डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ। जब मुड़ी है तो ही P तक पहुंची है ना, तो इसमें कौन सा सही है? A सही है, डिफ्रैक्शन। नंबर 5। वाटर वेव्स पासिस फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन। वाटर वेव जो है वो डीप से शैलो में आती हैं, देन रिफ्रैक्टेड, और फिर वो रिफ्रैक्ट होती हैं। रिफ्रैक्ट होने का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव विच विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, या वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी?
देखिए हमने कहा था जब वो रिफ्रैक्शन, ये कौन सा रिफ्रैक्शन है ना प्रोसेस, रिफ्रैक्शन के अंदर तो उसकी स्पीड बदल जाती है। तो इसका मतलब ये कि स्पीड तो निकाल दीजिए सी, डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है, कांस्टेंट क्या रहता है? अब दो चीज़ें बची हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रहेगी तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। सही, स्पीड बदली है। अगर स्पीड बदली है तो 1 सेकंड में ज़्यादा वेव्स आना शुरू हो जाएंगे ना। इसमें वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी। जब स्पीड बदलेगी ना तो 1 सेकंड में पहले 3 वेव आ रही थी, जब स्पीड बदल जाएगी तो 1 सेकंड में कितनी आएंगी? ज़्यादा आ जाएंगी। ज़्यादा आने का मतलब फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। बाकी क्या बचा अब इसमें? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इसकी कांस्टेंट होगी। इसमें डी जो है वो सही है। उसके बाद नंबर 6, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एम्पलीट्यूड, जी हाँ ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। पीरियड, टाइम पीरियड, ये भी। मास, मास नहीं है। और वेलोसिटी भी जो है वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें मास सही है। When an oscillating object is in simple harmonic motion, जब एक oscillating object simple harmonic motion में होता है, its maximum speed occurs, उसकी maximum speed होती है when the object is at this, जब object फलानी जगह पर होता है। ये जैसे मिसाल के तौर पर हम पेंडुलम की मिसाल ले लें, सही है। जब आप इसको ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दिलवा रहे हो यूं करके, तो वो जब चलता है तो अपनी इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, बीच में होती है। बीच में का मतलब वो अपने असल मुकाम से कितने फासले पर होता है? 0 पर होता है। ये कौन सा फासला है? एम्पलीट्यूड है। और ये कौन सा? ये भी एम्पलीट्यूड है। लेकिन ये क्या है? 0। अब आप सब जवाब देखिए, जवाब में क्या क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, क्या हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होती है? जी नहीं। लोएस्ट पॉइंट, जी हाँ। इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसमें बी सही है, लोएस्ट पॉइंट। नंबर 8, इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम the bob accelerates from its extreme position due to dash। कह रहे हैं कि जब ऑसिलेटिंग होता है पेंडुलम में ऐसे, तो जो बॉब है यानी जो इसका गोला है, एक्सेलरेट, उसका एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा चेंज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, ड्यू टू डैश, डैश की वजह से। इसका सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन का होता है यहाँ पर होता है। क्यों होता है? यहाँ पे वो रुकता है ना। आपको पता जब वो रुकेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यानी वेलोसिटी ख़त्म हो रही है। वेलोसिटी का कांटा कहाँ आ रहा है? 0 पे आ रहा है। तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम होता है यहाँ पर। क्यों होता है? इसलिए होता है कि यहाँ पे आकर वो रुकता है। तो 4 जवाब क्या दिया? इनर्शिया की वजह से होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है इसकी वजह से होता है, विंड जो हवा चल रही है उसकी वजह से होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जब ये ऊपर आ रहा होता है तो कौन सी चीज़ इसको रोक रही होती है ऊपर जाने से? तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए होता है। किस वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो क्या सही है इसमें? डी सही है इसका। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट डैश
वो हमने ये बात आप देख लीजिएगा किताब में, मैंने आपको तीनों सिस्टम पढ़ा दिए थे। ये एक प्याला है, इसमें आप यहाँ पर बॉल डालते हैं तो बॉल कहाँ से आती है, यूँ आती है, यहाँ पहुँचती है, और यहाँ से कहाँ पहुँचती है, ऐसे यूँ करती है ऐसे। तो इसको कहते हैं बॉल, ये वाला बॉल और बॉल सिस्टम। तो इसमें जब आप इस बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे मूव करती है, वैसे ही जैसे कि पेंडुलम में मूव करती है। सवाल क्या है, इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम द मीन पॉइंट इज एट डैश। मीन पॉइंट कहाँ होता है, ये है मीन पॉइंट, अपने असल मुकाम के वो लेफ्ट और राइट, ये वाला मीन पॉइंट है। तो जवाब क्या है, सेंटर ऑफ बॉल। इस बॉल का जो सेंटर है वही दरअसल क्या है, मीन पॉइंट है। क्लियर हो गई बात, गुड। नेक्स्ट 10वां, ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। जो ऑसिलेशन डैम्प होता है, आपको पता है ऑसिलेशन डैम्प का क्या मतलब होता है, यानी जब आप इसको ऐसे चलाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है पहली दफ़ा में, जब वापस आता है तो अगली दफ़ा में क्या होता है, थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, डैम्पिंग। मैंने आपको तस्वीर बना के यूँ दिखाया था, पहले में एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, और अगले में क्या एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में कम है, और अगले में और कम होता है, वैसे कम होता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब ऑसिलेशन डैम्प होता है तो उसकी वजह क्या होती है, लीनियर मोशन होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, या मैकेनिकल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। हवा का दबाव और रगड़ की क़ुव्वतें होती हैं जो उसको रोक रही होती हैं, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो ये थे जनाब इसका MCQs। अब हम आ गए इसके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पर। ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में वक्त के साथ साथ आपको पढ़ाया, पूरा लेक्चर मेरा इसी पे था, सही है। ये नोट्स की शक्ल में भी आपके पास होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट के अंदर बुक्स मिल रही हैं बहुत अच्छी, ठीक है, मॉडल पेपर बोल के या इसका सलूशन बोल के, वो किताब खरीद लें, इसमें सारे जवाबात आपको मिल जाएंगे, या मैं आपको प्रिंट करके देता हूँ सारे जवाब, ये भी आसान तरीका है, नोट्स की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में दे देता हूँ मेरा ख्याल, बजाय इसके कि सब लोग ख़रीदें, मैं उसको एक जगह मैनेज कर लेता हूँ। अब हम आ गए पेज नंबर 20 पर, और ये है न्यूमेरिकल। 8 न्यूमेरिकल हैं, हम इसमें से आज देखें कितने कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। What is the wavelength of a radio wave by a radio station with a frequency of 300 किलोहर्ट्ज़। आगे लिखा है वेयर 1 किलो बराबर है 10 की पावर 3 के, एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स 3 × 10 की पावर 8। क्या समझे, ये रेडियो वेव जा रही हैं, क्या जा रही हैं, रेडियो वेव, ऐसे, ठीक है। और 1 सेकंड में ये कितनी जा रही हैं, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 1300 किलोहर्ट्ज़, यानी 1300 ये, और किलो का मतलब 1000 साइकिल पर सेकंड है। ये 1300 और 1000 को मल्टीप्लाई करें तो 1 सेकंड में इतनी वेव्स निकल रही हैं रेडियो की, सही है। और इसकी स्पीड कितनी है, रेडियो वेव की स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8, ये रोशनी की स्पीड के बराबर है। तो सवाल ये कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हैं आप, एक वेव और वेव के बीच में क्या फासला होगा। तो इसका बना रहे हैं हम डेटा, दिया हुआ क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर 3 हर्ट्ज़,
नंबर 1। नंबर 2, स्पीड दी गई है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है? वेवलेंथ। हम जानते हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है? वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखूं? 3 × 10 की पावर 8। और फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिखूं? 1300 × 10 की पावर 3। और मालूम क्या करना हमें? लैम्डा। ये लैम्डा मैंने ऐसे लिख दिया। तो लैम्डा बराबर है 3 × 10 की पावर 8 और ये 13 लिखा हुआ है मैंने, तो ये 10 की पावर 2 और ये 3 कितने हो गए? 5। 5 से ये कट गया 5, क्या बचा? 3 / 13 × 10 की पावर 3। 3 को डिवाइड कर दो। तीन को डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे? 13 से। थ्री / 13 बराबर है 0.230। तो लैम्डा बराबर है 0.230 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो 10 की पावर 3 को आप बैलेंस करने के लिए पॉइंट को 3 बार चलाएं यहाँ, तो जवाब क्या आ गया? 230। और ये दरअसल क्या है? मीटर है, फासला है ना, फासले को आप किस में नापते हैं? मीटर। तो जवाब क्या आ गया? 230 मीटर। क्या जवाब यही है? जी हाँ, यही है 230.76 लगभग। उतार लीजिए, इसको रोकें। ठीक है भाई, अब आपके पास दूसरा सवाल है। न्यूमेरिकल चल रहे हैं और उसका दूसरा क्वेश्चन है, द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। एक वेव है जो पॉन्ड में जा रही है, सही है? एक पॉन्ड में क्या जा रही है? वेव। और उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 1.6 मीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना है? 1.6 मीटर। और आगे क्या कहते हैं? और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.8 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.8 हर्ट्ज़। यानी 1 सेकंड में वो एक वेव भी नहीं बना रही, एक वेव से कम वेव बना रही है। सवाल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड मालूम करनी है। इसका डेटा बना लें, सादा सा डेटा है इसका। 3 चीज़ें दी गई हैं आपको। क्या क्या? लैम्डा दिया हुआ है 1.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी? 0.8 हर्ट्ज़। और मालूम क्या करना है? स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल। वैल्यू पुट करके हल कर लें। बड़ा सादा सा सवाल था ये। एफ की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.8 और लैम्डा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1.6। मल्टीप्लाई करें 1.6 को 0.8 से। 1.6 को मल्टीप्लाई करें 0.8 से, क्या जवाब आया? 1.28। तो वेलोसिटी क्या निकली? 1.28। और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये जवाब हो गया। जवाब सही दिया हुआ है किताब में? ठीक है, उतार लीजिए।